पाकिस्तान के और पॉइंट्स बढ़ाने के लिए होगा या ऑस्ट्रेलिया को एक रिस्पेक्ट देने के लिए होगा। और तीसरा मैच होगा कल। आज के शो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि दोनों मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही और मैच फिक्सिंग के हवाले से और क्रिकेट कमेटी के हवाले से भी डिस्कशंस होंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई वेलकम करते हैं आपका शो का। आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। पहले एक पैकेज देंगे मोइन खान साहब, अपने व्यूअर्स को एक पैकेज दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह ये मैचेस जीते और फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू। और अगर आ रहा है उसको जो बॉलें मिल रही है वो उसको स्ट्राइक रेट देके वो रन करके जा रहा है और वो आखिरी 2-3-4 ओवरों के अंदर आ रहा है सो बैटिंग मेरा ख्याल है कि 140 अबव 140 करना इन कंडीशंस के अंदर इतनी डेड पिचेस के ऊपर। एंड बॉलिंग वाज वेरी गुड। मैं बताऊं आपको ऑस्ट्रेलियन दोनों मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है सो अगेंस्ट देम वाज अ गुड स्कोर। और ठीक है, टारगेट को जो भी आपने पोस्ट किया था बोर्ड पे उसको डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है T20 में, जिस तरह एग्जीक्यूट किया। अगर ये बॉलिंग परफॉर्म नहीं करती, हम बोल रहे होते यार बेकार बॉलिंग की, बट दे आर टैलेंटेड। ये अपने पोटेंशियल पर जब खेलते हैं तो ऐसी ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड होती है जो हमें नजर आई। क्लियरली टोटल आउट क्लास किया है। यानी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को मैंने कभी नहीं देखा कि वो बॉल की लाइन से हट के खेल रहे हो, डर रहे हो या पेस से बीट हो रहे हो। जो बॉल था हमने देखा जो फ़हीम अशरफ ने बोल्ड किया था, लाइक वो विकेट से लगी थी बॉल, उसमें बैट ही नहीं आया था, ऑल्दो वो बेल नहीं गिरी, बट इट वाज अ क्विक बॉल। मेरा ख्याल हसन अली का था या फ़हीम अशरफ का था बिल्कुल। तो ये एक चीज इलामी थी, वो एडजस्ट नहीं कर पाए इन कंडीशंस के अंदर कि पेस को एक्चुअली जज नहीं कर पाए इस पिच पे कि हमने किस तरह खेलना। सही बात है। फ़हीम अशरफ की बॉलिंग हमने देखा काफी कंट्रोल, काफी अच्छी लेंथ उन्होंने हिट की और जैसे गुड लेंथ हर पिच पे अलग होती है, उन्होंने सही गुड लेंथ पकड़ी इस पिच पे। आपको लगता है कि ही इज समवन हु इज देयर टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान और बहुत जल्दी इंप्रूव हो रहे हैं वो? वेल बिल्कुल इम्प्रूव हो रहे हैं, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। आई थिंक जब एशिया कप में उनको ड्रॉप किया गया तो मेरा ख्याल है कि उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि आई हैव टू कम बैक वेरी हार्ड सो मेरी जगह कोई भी ले सकता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, ये चीज़ रियलाइज़ करना कि यार आई एम नॉट कहना चाहिए कि डिस्पेंसेबल नहीं हूँ मैं, मेरी जगह कोई भी आके जो है वो जगह ले सकता है। जब आप इस अप्रोच से खेलते हैं तो आपकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है सो आई थिंक राइट टाइम ड्रॉप करने का और राइट टाइम उसको कम बैक कराने का T20 के अंदर खिलाया, डिपेंड किया, नया बॉल करवाया सरफराज ने। सो आई थिंक एंड ही डेफिनेटली रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। और जिस तरह बॉलिंग के जिस लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था, जिस एंगल से बॉलिंग कर रहा था, पेस वेरिएशन नजर आ रही थी। आई थिंक आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग। एंड मैं ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन एडजस्ट नहीं कर पाए, पेस को, इस पिच को सही तरह से जज नहीं कर सके। आसिफ अली के बारे में क्या कहते हैं मोइन खान साहब? काफी क्वेश्चंस हो रहे हैं कि वो स्पिनर्स के आगे काफी घबराते हुए दिखते हैं। आसिफ इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ नंबर 6, नंबर 7। वहां में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 1-2 छक्के 3 छक्के मार दे, कभी 3 ओडीआई में जगह बनती है, कभी हाँ बनती है, बिल्कुल बनती है। आई थिंक आप जब टीम बना रहे हैं तो आपको ऐसे प्लेयर्स को लेके चलना पड़ेगा। अगर हम ये बार बार हम ड्रॉप करने की बात करें, निकालने की बात करें और फिर खिलाएं, सही बात। हाँ, आई थिंक एक अगर आपको डिलीवर करके दे रहा है, थोड़ा बहुत भी डिलीवर कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द टीम, आई थिंक कैरी ऑन करना चाहिए। अच्छा प्लेयर है। हमने सिलेक्शन पे कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया बिकॉज कि वो डिजर्विंग सिलेक्शन थी। उसने परफॉर्म भी किया है 2-4 मैचों में, ऐसा 30 कर दिए, 35 कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा परफॉर्म किया था, जिम्बाब्वे में जो ट्राई सीरीज है स्ट्रोक प्लेयर। बट ये है कि हाँ थोड़ा सा विकेट पे रुकने की भी जरूरत है, हर बॉल पे हिट नहीं लगती, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि खान साहब अगर आप किसी साइड के अगेंस्ट में फॉर एग्जांपल आपके शुरू के 4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं और फिर अगर आसिफ अली पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उन्होंने लेट्स से T20 में 14 ओवर खेलने हैं या ODIs में 20, जो हमने देखा एशिया कप में वो स्ट्रगल किए, तो वहाँ क्या उनकी टेक्निक इतनी सॉलिड है कि वो ये इतने ओवर्स खेल सकते हैं? आई थिंक टेक्निक वाइज तो ही इज ओके, प्लेड विद अ स्ट्रेट बैट। आप देखें जब भी वो छक्के भी मारते हैं तो सामने ही सीधे मारते हैं। स्पिनर पे दिखता है कि वो आते ही नहीं है बॉल पे, उससे पहले ही बॉल पैड पे होता है, कुछ प्रेशर आ जाते हैं। बट उसने रन किए हुए, ऐसा नहीं है कि रन नहीं किए हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हुई उसने, तो पोटेंशियल है। लेकिन जब प्रेशर आपका हावी आपके ऊपर हो जाता है या आप ले लेते हैं प्रेशर को, तो आपकी फीट मूवमेंट नहीं होती, फिर प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज को। अगर वो प्रैक्टिस करके नेट में आप ओवरकम कर लेते हैं तो फेयर इनफ। आई थिंक इज डिजर्विंग प्लेयर। फखर जमान इज आल्सो स्ट्रगलिंग, हम देख रहे हैं कि इन कंडीशंस में फखर जमान जिस तरह का नेचर है उसका प्लेयर, वो ऐसे ही रहेगा, आपको ऐसे ही नजर आएगा और ऑन एंड ऑफ रन करेगा। वो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बहुत कंसिस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जो नेचर है, बिकॉज वो चांस देता है बॉलर को, हर बॉल पे हिट मारने जाता है वो।
तो आप हर बॉल पे अगर हिट मारने जाएंगे तो आप ज्यादातर चांस दे रहे होते हैं, सही बात। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बॉलर्स ने उसको चेक भी किया, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद थोड़े से बॉडी के करीब मुश्किल होता है उसको लिफ्ट करने में, और दूर का बॉल वो अच्छा पिक कर लेता है, कट भी मार देता है, कवर के ऊपर से भी मार देता है, पुल अच्छे करते हैं, बट जरा सा क्लोज जब विकेट बॉडी के आता है तो मुश्किल होता है, उनके लिए मुश्किल होता है, वहाँ फंसते हैं। तो आई थिंक कि पूरी दुनिया जो है वो बड़ी टेक्नोलॉजी को यूज करती है, देखती है वीडियोस, कौन कहाँ पे फंस रहा है, उसको अकॉर्डिंगली वैसे बॉल करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, कुछ चीजें नई अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। आई थिंक इस जगह को पे सिंगल ले लें, अगर फंस रहे हैं आप उसको हिट ना मारें, थोड़ा सा अपने आप को जब चेंज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि फखर ऐसा बैट्समैन है कि मैच चेंज करने वाला, और द वे ही फील्डेड इन द लास्ट मैच वाज आउटस्टैंडिंग, रोड्स बन गए थे वो, बिल्कुल 2 रन आउट किए सीरीज में, आउटस्टैंडिंग उन्होंने फील्डिंग की है। ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव टू द सेकंड स्टोरी ऑफ द शो, जिसमें हमने बात करनी है क्रिकेट कमेटी के हवाले से। हमने देखा है कि यू नो बर्निंग चीज चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि क्रिकेट कमेटी डेवलप की गई है, जिसमें मोहसिन हसन खान साहब हैं, वसीम अकरम साहब हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं, और सबसे 18 साल बाद जस्टिस कयूम रिपोर्ट को नेगेट किया गया है और कहा गया है कि वो इट वाजंट सफिशिएंट इनफ किसी को गलत या किसी को सही प्रूव करने में। और वसीम अकरम साहब ने कहा है, जिन पे 3 लाख का जुर्माना भी लगा था इस रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कहा है कि आई एम प्रीटी क्लियर, और ये जो कमेटी है क्रिकेट कमेटी को वो चलाने के लिए काफ़ी पुरुमीद हैं, और वो कह रहे हैं कि ये इसका आइडिया ये है कि सजेशंस देना है पीसीबी को और ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को बेहतर बनाना है। खान साहब, जस्टिस कयूम रिपोर्ट के हिसाब से हमने देखा अताउर रहमान और सलीम मलिक साहब पे लाइफ बैन्स लगे, और हमने देखा कि अताउर रहमान कितना स्ट्रगल किए हैं फाइनेंशियली, दुनिया में जाके उन्होंने टैक्सी चलाई है, सारी चीज़ें की हैं। इस रिपोर्ट का आज कहना कि वो सही नहीं है, हाउ डू यू सी इट? वेल, सही है या नहीं सही है, ये हमेशा से लेके मीडिया में बहुत बातें होती रही हैं, और जहाँ इस रिपोर्ट में कहे, मैंने भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी हुई, बट आज जो स्टेटमेंट सामने आया चेयरमैन का कि जो एविडेंस थे, कुछ और चीज़ें जस्टिस कयूम ने इस रिपोर्ट के अंदर जमा करानी थी एज ए एविडेंस, जो कि आज तक नहीं आई है। सो मेरा ख्याल है कि अगर वसीम भाई की हम पहले बात करें तो वसीम भाई के लिए मैं ये कहूँगा कि पिछले 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि दुनिया की हर जगह वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो कहीं कोच बने हुए होते हैं, आपके PSL में ब्रांड एम्बेसडर रहे। तो आज ये बात करना मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्यों बात की गई है चेयरमैन साहब ने। मेरा ख्याल है कि पहले से थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड डरा हुआ था कि वसीम अकरम को रख लेंगे तो बातें होंगी। भाई बात क्यों होगी? वसीम अकरम को तो आपने जब पहला PSL होता ब्रांड एम्बेसडर ये और रमीज राजा थे, फिर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ चले गए थे इवेंचुअली। सो आई थिंक वो क्रिकेट से तो मुंसलिक लेके IPL में भी वो करते रहे, तो ICC ने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की उनके ऊपर। वाई वी आर pushing backward our players, our legends, इतने बड़े बड़े ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, और एट दी एंड आप देखें कि आज कह रहे हैं जी कयूम रिपोर्ट में कुछ नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि इनके साथ तो नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो सलीम मलिक और फिर अताउर रहमान जैसे लोगों के साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हुई है। तो आई थिंक दे शुड गो टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर द कंपनसेशन जो उनके साथ उनके करियर में हुआ है। वेरी ट्रू। खान साहब, आपने रेफर किया कि आज जो चीज़ें हुई हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि वसीम अकरम साहब ने क्या कहा, एहसान मानी साहब ने क्या कहा, फिर मजीद बात करते हैं इस टॉपिक पर। कयूम साहब ने कुछ एलिगेशंस की थी, फिर उन्होंने कहा था कि मैं डिटेल्स दूंगा बाद में, वो आज तक किसी ने नहीं देखी। आपको ये पता है कि उस रिपोर्ट में कई लोगों का जिक्र हुआ था, उन्होंने इंग्लैंड के लिए कोचिंग की है, 2 ने कम से कम इंग्लैंड के लिए कोचिंग की है। वो जो मुल्क थे जिनने इनको इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपनी पूरी इंक्वायरीज की और उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उनको कोई फिक्र थी जो इनको इस्तेमाल किया। Tough times for me and of course my family still is very tough, but again अभी जवाब दिया चेयरमैन साहब ने भी, मोहसिन भाई ने भी, कि उसमें कंक्लूजन कोई है नहीं है, जो सेकेंडरी रिपोर्ट आनी थी वो है नहीं है। मेरे माइंड में तो क्लीन शीट ही है। It's over now, I'm over it. It was 22 years ago, I think 18 years ago, so I'm just trying to help Pakistan cricket. All right, so one of the legends of Pakistan cricket, Wasim Akram, will be part of the cricket committee and hopefully things will get better. और PCB में हम जो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि नहीं हो पाती, वो ये बड़े लोग जो हैं वो रेकमेंड करेंगे। और जस्टिस कयूम रिपोर्ट को लेके खान साहब, आई एग्री विद योर पॉइंट कि जब पूरी दुनिया में एक प्लेयर सारी चीज़ें कर रहा है और सब चीज़ें हो रही हैं, और हमारी लोकली PSL को लेके आपने कहा कि एम्बेसडर थे, फिर मुल्तान सुल्तान के साथ मौका नहीं था इस तरह की बात करने का। भाई आप रखना है क्रिकेट कमेटी में, आप रख लें, खत्म हो गई बात, और बस सिंपल और नॉर्मल रूटीन। हाँ, और दूसरा जिन प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई उनको फिर कॉम्पनसेट किया जाए। हाँ, उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, कॉम्पनसेट करना चाहिए। और
मेरा ख्याल है कि कोई ना वक्त था ऐसा, ना ये बात करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी इंगेज हैं वसीम भाई तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऑन एंड ऑफ, दुनिया में भी कमेंट्री करते रहे हैं, आईपीएल में कोच रहे हैं, कहीं किसी किस्म की कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई कभी। आई डोंट नो व्हाई आज क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह की बात की और क्लीन चिट देने की बात की उनसे, तो मुझे तो समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही बात। खान, आपको लगता है कि ये हेल्प करेगा पीसीबी को? हम बहुत बार बात करते हैं कि पीसीबी ऑलरेडी इज फ्लडेड विद नंबर ऑफ पीपल इन पीसीबी। आपको लगता है कि एक और कमेटी बनना और उसको पीसीबी को सजेशन देना, मेरा सिर्फ एक इसके ऊपर मौकफ है कि अल्लाह करे ये कमेटी बनी है, इनके सजेशन सुन के इम्प्लीमेंट हो। या कमेटियां बनाई जाती हैं जस्ट फॉर द सेक के कमेटी बनाई दिखाने के लिए, चेयरमैन अपनी मनमानी कर रहे होते हैं बैक हैंड के ऊपर, तो इवेंचुअली प्लेयर नाराज हो रहे होते हैं इस बात से। सही है। जब अगर प्लेयर कोई बात सही कर रहा है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो सजेशंस आए उनको इम्प्लीमेंट कराना काम है। जो भी अब नए एमडी आते हैं या चेयरमैन उनसे खुद कराते हैं या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कराते हैं इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ की, तो ये जरूर देखना होगा कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो पता चला कि दूसरे डायरेक्टर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, सबको अपनी अपनी डोमेन का पता होना चाहिए कि मेरी क्या डोमेन है, मेरे क्या टास्क है, मैंने क्या काम करना है, क्या नहीं करना काम। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि डोमेन आपकी है नहीं, आप दूसरे की डोमेन में जाके काम करें, सो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है इवेंचुअली, और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान का नाम बहुत ख़राब होता है। जो भी हो चीज़ें बेहतर तरीके से होनी चाहिए। मोहसिन खान साहब आए, मोहसिन खान साहब पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ मैं, जितनी क्रिटिसिज्म उन्होंने की है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, आज क्रिकेट कमेटी के हेड बन गए हैं वो, तो हर चीज पाक साफ हो गई एकदम। तो मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोगों को, जब जॉब मिलती है तो एकदम हर चीज बेहतर हो जाती है, जॉब नहीं मिलती तो हर चीज खराब होती है चीज। तो बहरहाल अभी देखना पड़ेगा, कहना कबल अज़ वक्त होगा। मोहसिन भाई नो डाउट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे सीनियर हैं, बट अपना एक मौक़िफ़ होता है। अब मौक़िफ़ क्यों चेंज हो गया, क्या हो गया, अब ये अगले 5-6 महीने में सामने आएंगी चीज़ें कि उनके कहने के मुताबिक अमल जो वो चाह रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, उस पे अमल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर उनका क्या मौक़िफ़ होगा ये भी हमें देखना होगा। वी कैन जस्ट होप कि इस कमेटी से फायदा हो, जैसे मोइन खान साहब कह रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को, और इंपॉर्टेंटली हम ये बात करेंगे कि जो तीसरा मैच होना है T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान की साइड में क्या चेंजेस होनी चाहिए। वी आर होपिंग के नए प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे उनको चांस मिलना चाहिए। खान साहब से पूछेंगे कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनका। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हम बात कर रहे थे कल जो मैच होना है, तीसरा मैच है T20 इंटरनेशनल का। पाकिस्तान ऑलरेडी सीरीज जीत चुका है। कल के मैच में सरफराज ने ऑलरेडी अनाउंस कर लिया है कि बेंच में जो प्लेयर्स हैं उनको जगह दी जाएगी। साहबजादा फरहान एक नाम आ रहा है जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, 1-2 मैचेस उनको मिले भी हैं, उम्मीद करते हैं कल का मैच मिले उनको। वकास मकसूद हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है। मुझे आपको क्या लगता है इन दोनों प्लेयर्स को चांस मिलेगा? दे देना चाहिए। हुसैन तलत भी एक मैच खेल के बाहर हुए हैं। आई थिंक हुसैन ने प्रीवियसली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आपको याद होगा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। तो आई थिंक कल का मैच है सीरीज से इररिलेवेंट है, लाइक आप दे सकते हैं, आप खिला सकते हैं। इन पोटेंशियल का इनके प्लेयर्स का पता लगेगा, इन प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी कि यार हम जीत के दिखाएं तीसरा मैच भी, ताकि आइंदा भी टीम का हिस्सा ही बना रहे। इससे कि बगैर खेले बाहर होने से बेहतर है कि खेल लें और अपना पोटेंशियल दुनिया को दिखाएं। आई थिंक वकास भी जिस तरह आए हैं टीम के अंदर, मौका है यहाँ पे खिला सकते हैं, उनको खिलाया जा सकता है। बिल्कुल सही। सो पूरा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 3, 4, 5 प्लेयर एक साथ आप खिला देंगे। मैक्सिमम हुए तो 2 से 3 चेंज होंगी, मेरा ख्याल है। सही है। इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकती। खाली आपको लगता है कि अब टीम हमारी स्पेशली T20 में इतनी स्टेबल हो गई है कि जो सीनियर, हमने देखा है कि कभी कभी आप सीनियर प्लेयर्स को बिठाते हैं, जैसे हमने देखा हफीज़ को कुछ सीरीज में आपने बिठाया तो वो थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो गई। डू यू थिंक कि अब प्लेयर्स में इतनी हार्मनी हो गई है कि अगर कोई सीनियर प्लेयर बैठता भी है तो उसको ये पता होगा कि मेरी जगह है टीम में और यंगस्टर्स को भी साथ में चांस मिलेगा? जब आप प्लेयर को बता के रेस्ट का बोल के बिठाते हैं उसको कि आपको रेस्ट दे रहे हैं, या प्लेयर खुद बोलता है, तो वो एक अलग बात होती है। जब प्लेयर को बगैर बताए बिठाते हैं, इसका मतलब है आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं, यू नो। सो कॉन्फिडेंस भी लेना जरूरी होता है ताकि हार्मनी क्रिएट रहे आपकी, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से बनती है हार्मनी जो आपस में प्लेयर्स की होती है ना, और ये 1 सेकंड लगता है, ये खराब भी हो सकती है। तो आई थिंक सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को, इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए बिफोर ड्रॉपिंग एनीवन,
और रेक्टिफाइंग कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करें, अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल हो रहा है आपको कंटिन्यू करना। और मुझे साहब ये जिस तरह हम कहते हैं कि सरफराज को 2019 के वर्ल्ड कप तक अनाउंस कर देना चाहिए कि ही इज़ द कैप्टन ऑफ द साइड, ताकि उनका थोड़ा प्रेशर कम हो और वो अपने ईज पे परफॉर्म कर सकें और बेस्ट परफॉर्म कर सकें। आपको लगता है कि सीनियर्स में भी शोएब मलिक ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, हफीज़ को भी एक कंसिस्टेंट जगह दे देनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ परफॉर्मिंग वेल फॉर पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म। आई थिंक हफीज़ का भी थोड़ा फिटनेस का प्रॉब्लम मुझे लगता है, अक्सर ग्राउंड में लिम्प करते हुए नजर आते हैं। कल कैच भी एक फील्ड में भी हमने देखा। सॉरी, वी हैव टू डू अ शार्प क्लोजिंग। आपका शुक्रिया अदा करेंगे खान साहब। व्यूअर्स के साथ हम कल दोबारा मिलेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।